नमस्कार दोस्तों, मैं हमीशंबर थानवी एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ राजस्थान की नदियों को लेकर के। अब तक हमने राजस्थान की समस्त नदियों का सांगोपांग वर्णन पढ़ा है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली हो, चाहे वह अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ हो, चाहे वह अंतःप्रवाह की नदियाँ हो। इनमें से दो एक नदियाँ और बाकी रह गई है, उस नदियों का आज हम वर्णन करेंगे। उसके पश्चात नदियों का क्रम समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम और पेयजल परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे अंत में अंतःप्रवाह की जो नदी है उनमें आता है साबरमती नदी। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का दक्षिणी पार्ट है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में यहाँ पर उदयपुर वाला भाग, इस उदयपुर के पास में कोटड़ा तहसील, इस कोटड़ा तहसील के पास में झाडोल गांव, झाडोल गांव से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम आता है साबरमती नदी। देखिए, ये साबरमती नदी जो है वह निकलती राजस्थान से है, इसका उद्गम राजस्थान से होता है, किंतु इसका सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलता है। सर्वाधिक जो फायदा है वो गुजरात उठाता है, किंतु इसका उद्गम राजस्थान से होता है। राजस्थान में इसका उद्गम कोटड़ा तहसील झाडोल से होता है। यहाँ से ये नदी निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में गुजरात से होती हुई यह उदयपुर से निकल गुजरात से होती हुई यह नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में पहुंच जाती है। यह है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इस नदी की विशेषता यह है, यह जो नदी है राजस्थान की कोटड़ा तहसील झाडोल गांव उदयपुर से निकलती है और यह राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में मात्र यह 45 किलोमीटर बहती है, जबकि यह गुजरात के अंदर 371 किलोमीटर सीमा रेखा 371 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब इन दोनों को मिला ले तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 416 किलोमीटर आती है। तो इस साबरमती नदी की जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर है। अब ये नदी जो है राजस्थान में उदयपुर से निकलती है। उदयपुर में इस कोटड़ा के पास में यह 5 वितरिकाओं में बंट जाती है और 5 वितरिकाओं से होते हुए यह वापस गुजरात में प्रवेश करती है। अब ये फुलवारी की नाल से जब निकलती है, फुलवारी की नाल जो कि उदयपुर में भी है, और एक परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है फुलवारी की नाल कहाँ अभ्यारण्य भी है, यह उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल, नाल का अभिप्राय होता है, नाल का अर्थ होता है घाटी। ये घाटी नाल के नाम से जानी जाती है, दर्रे के नाम से जानी जाती है, और यहाँ से यह निकलती है, 5 सरिताओं में विभक्त होती है। फिर विभक्त होने के पश्चात गुजरात में जब प्रवेश करती है तो साबरमती के नाम से साबरमती नदी के रूप में यह प्रवाहित होती है। अब यह नदी जो है इसके किनारे, जैसा का नाम से पता लगता है, गुजरात में साबरकंठा नाम में स्थान पे ही यह प्रवेश करती है और यहाँ पर इस साबरकंठा शहर, साबरकंठा जो जिला है वो इसी नदी के किनारे अवस्थित है। उसके पश्चात इसके किनारे ही गांधी जी का विश्वविख्यात साबरमती आश्रम अवस्थित है। इस नदी को अगर उपनाम की दृष्टि से देखें तो इसको गांधी जी की गंगा कहते हैं, गांधी की गंगा। दूसरा इसका उपनाम देखें तो इस नदी को गुजरात की गंगा के नाम से भी जानते हैं, गुजरात की गंगा।
अब यह नदी जो है, इसके किनारे साबरकंठा साबरमती आश्रम और इसके किनारे गुजरात की राजधानी पहले हुआ करती थी अहमदाबाद, उसके पश्चात भी गांधीनगर। ये दोनों शहर जो है वो इस साबरमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। साबरमती नदी के ऊपर ही एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है धारोई परियोजना है। जिस प्रकार से माही नदी पर जमुनालाल बजाज परियोजना है, उसी प्रकार इस नदी के ऊपर धारोई परियोजना है जो गुजरात में अवस्थित है, राजस्थान में नहीं है। गांधीनगर इसके किनारे अवस्थित है, अहमदाबाद इसी साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। विशेषता यह है कि राजस्थान में बिल्कुल ही स्वच्छ नदी होती है, किंतु जब यह गुजरात में प्रवेश करती है तो सबसे प्रदूषित नदी हो जाती है। गुजरात के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिलें हैं, कपड़ों की मिलें हैं, उनका जो रॉ मटेरियल, उनका जो शेष बचा हुआ मटेरियल इसमें आता है, मिल जाता है, परिणाम स्वरूप यह सबसे प्रदूषित नदी हो जाती है। तो ये थी साबरमती नदी। अब साबरमती नदी के पास में इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ मुख्य रूप से 5 सहायक नदियाँ हैं इसकी। सबसे पहले एक वाकल नदी, वाकल के बाद में सई नदी, अच्छमती नदी, मेश्वा नदी और माजन नदी। ये इसकी 5 जो है वो प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से एक आती है वाकल नदी। वाकल नदी भी उदयपुर से निकलती है। उदयपुर से निकल करके वाकल नदी का जो उद्गम है बोरा गांव, गोरिया पहाड़ियां, गोरिया पहाड़ी, गोगुंदा से ही इसका उद्गम होता है, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। अब इस वाकल नदी की विशेषता ये है, गुजरात से निकलती, उदयपुर से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है वाकल और मानसी। 2 नदियां हैं, मानसी नदी और वाकल नदी। ये दोनों नदियां मिलकर के यहाँ बेसिन का निर्माण करती है। मानसी वाकल बेसिन का निर्माण करती है और इसी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है देवास बांध। देवास बांध है और इस देवास बांध, देवास परियोजना जो कि जल परियोजना है, देवास सुरंग भी कह सकते हैं, देवास जल सुरंग भी कह सकते हैं इसको। और ये देवास जल सुरंग की एक विशेषता है, ये परीक्षा में इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? वो है देवास जल सुरंग। इसकी लंबाई है 11.5 किलोमीटर। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। अब ये जो देवास बांध है, मानसी और माकल नदियों का पानी इस देवास बांध में जाता है। फिर इस देवास बांध का पानी कोटड़ा तालाब में जाता है और फिर इसका कलेक्शन होकर के यह पिछोला झील में इस पानी का उपयोग होता है। पिछोला झील में भी इसका उपयोग होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं एक और नदी है, वो भी उदयपुर से निकलती है। उस नदी का नाम है सई नदी। सई नदी जो है पदराला की पहाड़ियों से उदयपुर से निकलती है। यह भी साबरमती नदी की ही सहायक नदी है, पदराला की पहाड़ी से निकलती है। इसकी एक विशेषता है सई नदी की, इससे जल सुरंग निकलती है, सई जल सुरंग। सई जल सुरंग की विशेषता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है परीक्षा में। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। राजस्थान की पहली
जल सुरंग। प्रश्न आता है राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग देवास जल सुरंग, मानसी वातल जल सुरंग, मानसी वातल बांध नदियों में बनी हुई है। और राजस्थान की पहली जो जल सुरंग है वो है सेई जल सुरंग। ये साबरमती की ही सहायक नदी है। तो इस प्रकार से साबरमती की दो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक तो वातल नदी और दूसरी है वो सेई नदी। ये प्रमुख नदियां थी। अब जो साबरमती नदी है, इन दोनों को आपस में, ये जो सेई नदी है गुजरात के पास में सीमा रेखा बनाती है, गुजरात और उदयपुर के बीच में सीमा रेखा बनाती है। और यहीं पर सेई नदी जो है वो साबरमती नदी में आकर के मिल जाती है। फिर साबरमती नदी साबरकंठा, अहमदाबाद, गांधीनगर ये सब बसाते हुए अंत में आकर के यहाँ खंबात की खाड़ी में यह समाप्त हो जाती है। तो ये थी साबरमती और उसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद में एक और सहायक नदी पढ़ते हैं हम, जो अरब सागर की तरफ जाती है। अरब सागर की तरफ जाने वाली अब अंतिम नदी है वो है पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास जो नदी है ये राजस्थान के सिरोही में नया सानवारा की पहाड़ी से उद्गम होता है और जो कि सिरोही में अवस्थित है। सिरोही से निकलती है, सिरोही की पहाड़ियों से निकलती है। सबसे पहले ये नदी निकलती हुई दक्षिण पूर्व की तरफ जाती है और दक्षिण पूर्व जाने के बाद में इस यू टर्न नदी लेती है, फिर वापस दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हुई यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद यह नदी कच्छ के लिटिल रन में समाप्त हो जाती है। एक बनास नदी जो कि हमने बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी बनास नदी है। और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी जो है वो पश्चिम बनास नदी है। पश्चिम बनास उस बनास की अपेक्षा छोटी नदी है। तो ये भी कहाँ मिलती है? लिटिल रन में, छोटे रन में जाकर के, कच्छ के छोटे रन में जाकर के मिल जाती है। इसके किनारे जैसे नाम से ही पता लगा, गुजरात के अंदर बनासकंठा जो शहर है वो गुजरात में इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। माउंट आबू राजस्थान का सबसे आर्द्र शहर, वो भी इस पश्चिम बनास नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये है पश्चिम बनास नदी। एक और नदी आती है सूकली नदी, जो कि इसकी सहायक नदी है। सूकली नदी का उद्गम भी माउंट आबू से, जिम्बाज की पहाड़ी माउंट आबू दोनों से होता है। जिबाज पहाड़ी और आबू की पहाड़ी, इन दोनों के बीच से होता है इसका उद्गम। यहाँ से निकलती है। इस नदी का दूसरा नाम जो है वो सीपू नदी है। इसे सीपू नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर सेलवाड़ा बांध बना हुआ है। सेलवाड़ा बांध ये इंपॉर्टेंट है। सेलवाड़ा बांध, इसका नाम दूसरा है सीपू नदी। और इस प्रकार से यह पश्चिम बनास की सहायक नदी है सूकली नदी। और ये राजस्थान की सभी नदियों की आज समाप्ति हो जाती है। हर टॉपिक को मैंने बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा आप इसको पढ़िए। दोबारा पढ़ने के बाद आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। मेरी आपको एक महत्वपूर्ण परामर्श है कि आप पढ़ते साथ में इसको पॉज करते हुए चित्र बनाइए और अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करते रहिए। एक दो प्रश्न और आ जाते हैं कि राजस्थान का वह जिला जहाँ से सबसे अधिक नदियों का उद्गम होता है। जब बात आती है उद्गम की, राजस्थान का वह जिला जहाँ सबसे अधिक नदियों का उद्गम होता है, उद से ही पता लग जाता है। उद यानी उदयपुर। सबसे अधिक नदियों का जो उद्गम होगा वो उदयपुर है। एक प्रश्न आता है राजस्थान का वह जिला जहाँ सबसे अधिक नदियां हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ सबसे अधिक नदियां प्रवाहित होती है। सबसे अधिक
नदियां, वो जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक नदियां निकलती है, सबसे अधिक नदियां प्रवाहित होती है। अब प्रश्न पूछ लिया राजस्थान का वह संभाग जहां सबसे अधिक नदियां प्रवाहित होती है। तो संभाग की बात करें तो संभाग की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का वह संभाग जहां सबसे अधिक नदियां बहती है वो है कोटा। प्रश्न आ जाए राजस्थान का वह जिला जहां एक भी नदी नहीं बहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नदी विहीन जिले। नदी विहीन जिले, नदी विहीन जिले की जब बात करें हम तो चूरू और बीकानेर। बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं बहती। उसके अलावा गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसमें अगर ज्यादा मात्रा में घग्गर नदी में पानी आता है, बाढ़ की संभावना होती है, अधिक मात्रा में पानी की प्रवाह होता है, तो घग्गर नदी जो है वो गंगानगर में आती है। अन्यथा गंगानगर में एक भी नदी नहीं है। उसके पश्चात आता है राजस्थान का वह संभाग जहां सबसे कम नदियां हैं, वो है बीकानेर। चूरू में एक भी नदी नहीं, बीकानेर में एक भी नदी नहीं, गंगानगर में एकमात्र नदी बहती है, वो भी घग्गर नदी बहती है। लेकिन घग्गर नदी में पानी की प्रवाह अधिक नहीं हो तो गंगानगर में नहीं पहुंचती है। सिर्फ हनुमानगढ़ ही एक ऐसा जिला है जहां पर घग्गर नदी बहती है। और इस प्रकार से राजस्थान का वह संभाग जहां एक भी नदी नहीं बहती, एक भी नदी नहीं है, जिलों की दृष्टि से देखें तब तो चूरू और बीकानेर। राजस्थान का वह संभाग जहां सबसे कम नदियां हैं वो आता है बीकानेर, मात्र एक ही नदी है, वह है घग्गर नदी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके सामने नई नई सूचनाएं, नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, नई नई वीडियो आती रहेंगी। लगातार आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। घर में रहें, सावधान रहें, सचेत रहें और सतर्क रहें और अध्ययन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, ताकि उसका आउटपुट इस लॉकडाउन में आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्यंभावी मिलेगा। आपको बस पढ़ते रहना है, कोई काम नहीं अपना। पढ़ाई के अलावा इस लॉकडाउन में हमारे पास में कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। क्योंकि अब आपके घर पे भी मम्मी और पापा भी आपको ये नहीं कहेंगे जाओ बेटा बाहर से सब्जी लेकर खाओ, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सिर्फ एक में लक्ष्य बना के चलिए, आप घर में पढ़ते रहिए, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूमेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ में ध्येय विद विशंभर थानवी।